हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। और लॉकडाउन के चलते घर में रह के ही हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी विद्यालय खुलना संभव नहीं। तो जब जैसा जैसा आपको यहाँ पर कराया जा रहा है, आप उसका दोहराव भी करें घर पे, यानी रिवीजन भी करें और अपनी कॉपी भी कंप्लीट करते रहें। ध्यान देंगे, 2 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेसन 3 यानी अध्याय 3 साझेदार का प्रवेश। साझेदार यानी पार्टनर, प्रवेश यानी आना, एडमिशन लेना। प्रवेश यानी एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक नए साझेदार को अपने साझेदार जो चल रहा है, साझेदारी व्यापार जो चल रहा है, उसमें एक नए साझेदार को प्रवेश देना, वो क्या कहलाता है? नए साझेदार का प्रवेश। अब प्रवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्यापार तो चल रहा है, क्या आवश्यकता है नए साझेदार की? है किसी न किसी कारणवश नए साझेदार की फर्म में आवश्यकता पड़ती है। अब वो कारण क्या है, वो दशाएं क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि साझेदार के प्रवेश की दशाएं आती है एग्जाम में, या आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि किन दशाओं में या किन कारण से नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है। तो हमारे सामने कुल 6 कारण हैं, जिनको मैं विस्तार रूप से आपको अभी समझाती हूँ। पहला है अधिक पूंजी की आवश्यकता। स्वाभाविक सी बात है, व्यापार चल रहा है, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पूंजी कम ज़्यादा भी होती रहती है। ऑलरेडी 2 पार्टनर यदि कार्य कर रहे हैं और वो उतनी पूंजी व्यवसाय में नहीं लगा पा रहे हैं जितनी करंट में आवश्यक है, लेकिन यदि एक ऐसे साझेदार को प्रवेश दिया जाता है जो अपने साथ साथ पूंजी लेकर आ रहा है, जिससे व्यापार को हम प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, या जितनी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय में है उस पूंजी की पूर्ति कौन कर रहा है? नया साझेदार। तो अन्य साझेदारों की सहमति से नए साझेदार को हम प्रवेश दे सकते हैं। किस दशा में दे सकते हैं? पूंजी की आवश्यकता है और नया साझेदार पूंजी लेकर आ रहा है, तो ऐसी दशा में हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। ये पहली कंडीशन। सेकंड आते हैं हम, फर्म को किसी योग्य व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान या सेवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। योग्य व्यक्ति और विशिष्ट ज्ञान। कंपटीशन का जमाना है, समय के साथ आगे बढ़ना, यानी जो पार्टनर्स ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति यदि उनको मिल रहा है जो पहले से ही योग्य हो और उसको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो, पहले से ही उसको व्यवसाय का नॉलेज हो, और ऐसा पता हो कि उसके यदि हमारे साथ मिल जाने से या हमारे व्यवसाय में यदि वो आ जाता है तो उसके ज्ञान और योग्यता का प्रयोग करके हम व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार को लाभ की ओर ले जा सकते हैं। तो ये संभव यदि होगा तो हम ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर हमको योग्य व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान व सेवाओं की आवश्यकता हो, तो हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं यदि हमको ऐसा पार्टनर मिलता है। थर्ड कंडीशन आती है, जब फर्म को किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता। प्रभावशाली यानी जिसका प्रभाव पड़ता हो। आपने देखा होगा, जनरली हम एक ही बात को हमको कई लोग समझाते हैं, कोई भी बात हो, वो किसी भी वे में हो, कोई भी बात यदि हमको कोई समझाता है तो जल्दी समझ में नहीं आता है, या उतना उसकी बात का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि यदि उसने उसी बात को कहा तो वो इतनी ज़्यादा प्रभावित करती है कि हमको समझ में आ जाती है। यह समाज में उसका प्रभाव है, व्यक्तित्व है। जैसे हर व्यक्ति का क्या होता है? एक ऑरा होता है। जैसे हम खड़े हैं और हमारा क्या होगा? एक ऑरा होगा। हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है जो उसके प्रभाव का वातावरण, जो उसके प्रभाव को फैलाता है। तो ठीक उसी प्रकार
प्रभावशाली व्यक्ति यानी जिसका व्यवसाय पर या अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता हो, ऐसा व्यक्ति यदि व्यवसाय में जुड़ जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यवसाय को लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति जब फर्म को किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता हो, यानी फर्म काम तो कर रही है, फर्म चल रही है, पर फर्म को और ज़्यादा हम लाभ किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं यदि हमको कोई प्रभावशाली व्यक्ति मिल गया जिसका ऑलरेडी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता भी हमको नए साझेदार के प्रवेश के लिए होती है। नेक्स्ट है किसी सुयोग्य कर्मचारी, मैनेजर या अकाउंटेंट को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, उसी फर्म में कंटिन्यू काफ़ी टाइम से कोई बहुत अच्छा सुयोग्य कर्मचारी है जो निरंतर बहुत ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करता चला रहा है, और या तो उस व्यवसाय का स्वयं मैनेजर होगा या उसी व्यवसाय का कोई अकाउंटेंट भी हो सकता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए भी हम अपना साझेदार बना सकते हैं। यानी व्यवसाय के अंदर से ही हमने पार्टनर निकाल लिया। 2 पार्टनर थे, हमें एक ऐसा पार्टनर मिला जिनमें ऐसे गुण पाए जा रहे हैं, चाहे वो एक कोई कर्मचारी भी हो सकता है सुयोग्य, या उस संस्था का मैनेजर भी हो सकता है, या उस संस्था का अकाउंटेंट भी हो सकता है, उसको हम साझेदार बना सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसका कार्यकाल देखा है और उस पर हमको पूर्ण रूप से विश्वास है, तो भी वो हमारा नया साझेदार बन सकता है सबकी सहमति से। यानी नया साझेदार प्रवेश कब लेगा? जब अन्य साझेदारों की उसमें सहमति होगी तब, ठीक है। नेक्स्ट है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु की दशा में। स्वाभाविक सी बात है, 2 पार्टनर हैं, अब एक पार्टनर की यदि मृत्यु हो जाती है या वो फर्म से चला जाता है, किसी कारणवश वो अलग हो जाता है, अवकाश ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो एक ही पार्टनर बचेगा तो वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा या वो साझेदारी की श्रेणी में भी नहीं आएगा। या 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर, एक चला गया, 2 बचे, उनको और साझेदार की आवश्यकता है, तो ऐसी दशा में भी हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं, ठीक है। ये 5वीं कंडीशन थी। और लास्ट 6th कंडीशन है हमारी, जब फर्म का व्यापार विदेश में ऐसे स्थान पर खोला गया हो जहां उस देश के किसी व्यक्ति को वहां का कारोबार सौंपना, ठीक है। हम इंडिया में हैं, भारत में निवास करते हैं, हमारी संस्था भारत में है, हम व्यवसाय भारत में करते हैं। अब समय के चलते कंपटीशन को देखते हुए व्यवसाय हमारा तरक्की कर रहा है, यदि हमने अपनी एक ब्रांच किसी दूसरे देश में खोल दी, अन्य देशों में, मान लीजिए किसी विदेश में हमने खोल दी अपनी एक ब्रांच, अब वहाँ का जो कारोबार है वो संभालना है। हम भारत से बार बार वहाँ जाना संभव नहीं होगा या यहाँ के पार्टनर वहाँ जाना संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूर्व में ही हमारा व्यवसाय चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में यदि विदेश में हमने स्थान पर खोला है व्यवसाय, तो उसी देश के किसी व्यक्ति को हम क्या करेंगे? पार्टनर बना सकते हैं। यदि हम उसी देश के किसी व्यक्ति को पार्टनर बना लेंगे तो क्या होगा, उस देश का जो भी व्यवसाय होगा, जो भी काम होगा, जो भी कार्यभार होगा, वो कौन संभाल लेगा? वो नया साझेदार संभाल लेगा। यानी हमने एक नया साझेदार क्यों बनाया? क्योंकि जिस देश में हमने अपना व्यवसाय खोला है, शाखा खोली है, ब्रांच खोली है, उस देश के ही एक निवासी को हमने वहाँ पर साझेदार बनाकर अपना और वहाँ पर उसको नियुक्त कर दिया, जिससे वहाँ का कारोबार कौन देखेगा? वो नया साझेदार देखेगा क्योंकि वो वहीं का रहवासी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं हमने पढ़ी, ठीक है। आगे हम देखते हैं लेखांकन प्रमाप 26 में ख्याति के बारे में क्या बताया गया है कि पहले जब हम करते थे, जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तो लेखांकन प्रमाप 10 से संबंधित थी ख्याति, कि लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित है? तो ख्याति से। और ख्याति किस लेखांकन प्रमाप से संबंधित है? तो लेखांकन प्रमाप 10 से थी और उसके बारे में चर्चा की जाती थी। पर सिलेबस चेंज हुआ और 2 साल पहले हमको नया सिलेबस में आया कि ख्याति लेखांकन प्रमाप 26 से जुड़ गई। अब लेखांकन प्रमाप 26 से ख्याति यदि जुड़ गई, इसके आगे का क्वेश्चन है, तो देखते हैं उसमें क्या है। नए साझेदार की प्रवेश की दशाओं के बाद
हमको क्वेश्चन आ सकता है ख्याति का व्यवहार लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार, है ना। तो ये है क्या, लेखांकन प्रमाप 26 है क्या। जैसे कि नया साझेदार जब प्रवेश लेता है, वो प्रवेश लेता है जब साझेदारी में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फर्म की संपत्तियों में भाग लेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, भविष्य में होने वाले लाभों में भी वो भाग लेने के लिए, जो भविष्य में होने वाले लाभ हैं उसमें भी हिस्सा लेने के लिए वो साझेदार होगा। तो संपत्ति में जब वो भाग लेने के लिए आता है तो वो अपने साथ में क्या लाता है, पूंजी लेकर आता है। नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो वो कुल 2 चीज़ें लाता है। क्या क्या लाता है वो, पहली लाएगा वो पूंजी, ठीक है, और प्लस दूसरी वो क्या लाता है, ख्याति, यानी कैपिटल लाएगा, और अपने साथ वो क्या लाता है, गुडविल लाता है, ठीक है। तो जब उसको लाभ में हिस्सा, संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो वो क्या लेकर आता है, कैपिटल, और भविष्य में होने वाले लाभ में से यदि हिस्सा चाहिए तो वो क्या लेकर आता है, ख्याति यानी गुडविल। साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख है कि ख्याति का लेखा किया जाएगा, किंतु इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके अकॉर्डिंग लेखांकन प्रमाप 26 में थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि ख्याति का लेखा उसी कंडीशन में होगा जब ख्याति मुद्रा या मुद्रा के रूप में, मुद्रा या मुद्रा के रूप में लेकर आए, तभी ख्याति का लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। अन्यथा ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। लेखांकन प्रमाप 26 के अकॉर्डिंग है कि ख्याति जब वो मुद्रा के रूप में लेकर आए, ये मुद्रा या मुद्रा के रूप में लेकर आए, तभी ख्याति का लेखा किया जाएगा। जब साझेदारी के अनुपात में, साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, यानी जब कोई नया साझेदार प्रवेश पुनर्गठन करता है, प्रवेश करता है, अवकाश ग्रहण करता है, मृत्यु होती है, या लाभ हानि के अनुपात में यदि परिवर्तन होता है, तो ऐसी दशा में ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, लेखांकन प्रमाप 26 के। लेखा नहीं किया जाएगा। अब इसलिए नहीं लेखा किया जाएगा, ख्याति का लेखा क्यों नहीं किया जाएगा, ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार यदि कोई प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु या लाभ हानि में जो भी परिवर्तन होते हैं, तो उसमें ख्याति का लेखा या ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। क्यों नहीं खोला जाएगा, क्योंकि उसके प्रतिफल के बदले हमको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब ख्याति खाता, जब यदि ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा, ख्याति खाता कब खोला जाएगा, जब ख्याति क्रय की गई हो। केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही पुस्तकों में किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लेखांकन प्रमाप 26 के बारे में भी पढ़ा कि ख्याति का लेखा किन कंडीशन में पुस्तकों में किया जाएगा और ख्याति खाता कब खोला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। 2 क्वेश्चन, अभी क्वेश्चंस और भी हैं, इनमें मैं आपको भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। और इस तरीके से थ्योरी में अभी इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से, एडमिशन से है। बाकी इसके आगे हम प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे, तो प्रैक्टिकल इसके आगे के कंटिन्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमने पार्टनरशिप के कुल 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज एडमिशन, नए साझेदार का प्रवेश किस कारण से किया जाता है, किन दशाओं में किया जाता है, लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रोसेस थोड़ी बहुत मिलती है पुनर्गठन वाले से क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। नए साझेदार का प्रवेश यानी एक नया आएगा। ठीक है, ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आएगा, तो हमको क्या निकालना है, न्यू रेशो हमको नहीं दिया है,
तो न्यू रेशो भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए केवल 1 का रेशो दिया होगा, उसकी सहायता से हमको और 2 के रेशो न्यू निकालने होंगे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें कैसे करेंगे। हमारे पास A, B, C 3 साझेदार ऑलरेडी दिए हुए हैं जिनका रेशो है 6:5:3। ठीक है, यानी इनके बटे में क्या आएगा 6/14, 5/14, 3/14। ये क्वेश्चन में हमको पहले से ही दिया है। फिर क्वेश्चन में आके दिया है कि नया साझेदार बनाना तय किया था, उनका हिस्सा, यानी नया साझेदार कौन आ रहा है, द यानी डी नया साझेदार आ रहा है और उन्होंने उसको 1/8 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। तो डी का तो न्यू रेशो दिया है, ठीक है, पर हमको ए बी सी का न्यू रेशो नहीं दिया। तो इसकी मदद से हम ए बी सी का पहले क्या निकालेंगे, न्यू रेशो। इसमें हमको 2 चीज़ निकालनी है, नया अनुपात भी निकालना है और त्यागानुपात भी निकालना है। तो त्यागानुपात निकालने से पहले हमको नया अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी सैक्रिफाइस कब निकलेगा, जब ओल्ड माइनस न्यू दोनों होगा। तो हमारे पास ओल्ड रेशो तो है बट न्यू रेशो नहीं। सेम प्रोसेस जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, लास्ट चैप्टर में, 1 - 1/8, 8 × 8, 8 में से 1 गया तो 7/8। इस 7/8 की सहायता से हम क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए का, बी का और सी का। तो देखें आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे 7/8 की सहायता से। 7/8 की सहायता से तीनों साझेदार का हम न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो में याद है आपको इंटू करते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट चैप्टर किया था उसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 कराया था, सेम प्रोसेस थी, वही प्रोसेस है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, 6/14, 5/14 और 3/14। ठीक है, जब हम इसका इंटू करते हैं तो आता है हमारा 7×6 42 बटे, कितना लिखा था, 112। 112, यहाँ पे 7×5 35 बटे 112, 7 × 21 बटे 112, ये हमारा आ गया। अब आप देखेंगे कि जो ओल्ड रेशो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा न्यू रेशो का जो अमाउंट है काफ़ी बड़ा है, हमको एलसीएम भी लेना पड़ेगा अभी। तो इसको यदि हम और छोटा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, पर इसको छोटा करने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग संख्या से हम इसको काटें। इसको ऐसी संख्या से ही काटना है कि काटने पर ये एक ही संख्या से तीनों अमाउंट हमारे कट जाए, ऊपर नीचे सब। तो आप देख रहे होंगे कि ये 7 से कट रहा है, 7×6 42, 7 एकम 7, ठीक है, और 7×6 42, यानी ये आ गया आपका नीचे कितना, 16। 7×5 35, 5 बार बटे में 16, 7 × 21 बटे में 16, हो गया छोटा। ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया और इस तरीके से हमारा न्यू रेशो ये बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग में लगभग ये हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हमारा ये ओल्ड रेशो, ये हमारा न्यू रेशो, ये पुराने साझेदार को। अब डी जो है वो पहले से 1/8 भाग के लिए साझेदार बन चुका है। उन्होंने निश्चय किया कि जो द यानी डी नया साझेदार आएगा वो 1/8 के लिए आएगा। तो अब उसका भी हम हर समान कर दें। हर कैसे समान करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करें कि हर समान हो जाए। तो नीचे 16, हर यानी नीचे 16 कैसे हो जाए, 2/2। तो हमारा कितना आया, 2/16। इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो बनता है 6:5:3:2। ये हमारा न्यू रेशियो बन गया। ठीक है,
अब हमको न्यू रेशो मिल गया और ओल्ड रेशो हमारे पास है। अब हमको निकालना है त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो न्यू में तो हमने नए साझेदार को शामिल किया था, लेकिन सैक्रिफाइस जब भी हम निकालेंगे आप तो केवल कितने लोगों ने त्याग किया है? मात्र 3 लोगों ने। तो 3 लोगों का ही ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकल पाएगा, क्योंकि नए वाले का तो ओल्ड है नहीं तो उसका तो निकलेगा नहीं। तो अब इसके बाद की आगे की प्रोसेस है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी एक आंसर हमारा आ गया न्यू रेशो। अब हमको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो हमको दिया था, न्यू रेशो हमने निकाल लिया। अब ए बी सी का हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ज्ञात करेंगे। तो जब हम 14 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो कितना जाता है? 112। ये एलसीएम लिया हमने 14 और 16 का, तो हमारा एलसीएम आता है 112। ठीक है, 14 8 112, 8 6 48 माइनस 16 7 112, 7 6 42। तो हमारा कितना आया? 6/112। 14 8 8 पंचे 40 माइनस 16 7 112, 7 पन्ना 35। तो आया हमारा 5/112। 14 8 112, 8 3 24, 16 7 112, 7 3 21। तो आया हमारा 3/112। ये हमारा क्या निकल गया? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी त्याग अनुपात 6:5:3। ये हमारा निकल गया त्याग अनुपात। और इससे पहले हमने निकाला था न्यू रेशो और ये निकला हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस तरीके से एडमिशन का क्वेश्चन नंबर यानी साझेदार प्रवेश का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट होता है।